भारत माता की, भारत माता की। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुदर्शन मीडिया मंदिर में उपस्थित सुदर्शन परिवार के सभी सदस्य इस कार्यक्रम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व सुदर्शन पर देखने वाले सुदर्शन के करोड़ों दर्शक, आज जब हम 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो आज सुबह मैंने करीब 4 बजे एआई को मेरे पिछले 20 भाषणों को मांगा था और पिछले 20 भाषणों में मैंने क्या क्या सूत्र किस वर्ष रखा और उस पर जिस पर हमने बोला उस पर क्या काम हुआ, इसका भी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाला और आज एडिटोरियल ग्रुप में भी मैंने उसको डाला। मैं उसको आज सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करूंगा। यह संदर्भ देने का एक कारण है कि हम निरंतरता से न केवल इस दिवस को मना रहे हैं, बल्कि यह स्वतंत्रता अबाधित रहे, निरंतर चलती रहे। चंद्र सूर्य जो पर्यंत है तो पर्यंत रहे, ऐसा जो हम कहते हैं तब तक रहे। ये केवल भाषणों से नहीं बोलते, बल्कि देश के सामने आने वाले विभिन्न चुनौतियों को तब पहचान लेते हैं जब लोग उसको चुनौती मानते ही नहीं है या उसको पहचानते भी नहीं है। मुझे याद है मैंने 2015 में डिजिटल गुलामी नाम का सीरीज चलाया था। उसमें बताया था कि जो कल्चरल टेररिज्म, सांस्कृतिक आतंकवाद हिंदुस्तान पर बड़े पैमाने पर थोपा जा रहा है, ये किसी गोली, बंदूक या कारपेट बॉम्ब से भी बड़ा नुकसान कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि क्या आप डिजिटल विरोधी है? तो हमने कहा हम तकनीक के विरोधी नहीं है। तकनीक एक शेर होती है, या तो उसका शिकार हो जाओ या फिर उसके ऊपर सवारी करो। मैं आज ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि कल 14 अगस्त को मैंने जेन जी बिंदास टॉक नाम से मेरा नया शो जो युवा छात्रों के साथ किया, उसकी एक घटना ने आज मेरा बोलने का विषय चेंज करने के लिए मजबूर किया। मैंने जब इस विषय पर आज क्या बोलूंगा ये तय किया था, तो अन्य मुद्दे भी थे, ये मुद्दा भी था। लेकिन कल के कार्यक्रम में करीब 100 युवक युवतियां थी, जिसमें 65 युवतियां थी। उस 65 में 60 लड़कियों ने कहा कि शादी क्यों करना है और बच्चे तो क्यों पैदा करना है। यह घटना के बाद मैंने तय किया कि इससे बड़ी राष्ट्रीय आपदा नहीं हो सकती, और इसलिए आज के राष्ट्र को संबोधन में मैं इसको करूंगा। और जब जब सुदर्शन के प्रांगण से किसी मुद्दे को उठाएं, कुछ ही वर्षों बाद वो मुद्दा लाल किले के प्राची से प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा है। यह हमारा इतिहास है। केवल वो बोले इसलिए नहीं, इस पर काम हो इसलिए मैं बात करना चाहूंगा। 60 में से 65 आंकड़ा छोटा नहीं है। सोचिए, हमने अनुपात में हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1 से 8 गुना घटा दी है। मैं मानता हूं चलो 8 का जमाना नहीं है, लेकिन किसी भी समाज को, किसी वंश को, किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को सस्टेन करने के लिए 2.3 आबादी चाहिए, जनसंख्या चाहिए, फर्टिलिटी रेट चाहिए, लेकिन ये नहीं है। और आज दिल्ली की हालत है 1.1 हिंदू मुसलमान मिलके, मतलब हिंदू की होगी 0.7, मतलब 2 हिंदू मिलके, 2 तो छोड़िए, 1 भी हिंदू नहीं दे रहा है। इसका मतलब केवल एक पीढ़ी में दिल्ली का हिंदू आधा हो जाएगा, केवल एक पीढ़ी में, और 1.5 पीढ़ी में 25% रह जाएगा। एक गोली चली क्या? नहीं। कोई कारपेट बम दिल्ली पे डाला गया क्या? नहीं। लेकिन एक ऐसा नैरेटिव का, विमर्श का, सोच का, थॉट का, आपके विचार करने के प्रक्रिया पर नियंत्रण किया गया, जिससे अपने स्वयं ही बच्चे पैदा नहीं होने दिए, यहां तक कि गर्भ में ही मार दिए। अगर ये शत्रु करता, दिल्ली में केवल 1,000 हिंदू भी पिछले 50 वर्षों में मारे जाते तो भी आप युद्ध मान लेते और लड़ाई लड़ते। लेकिन ये वैचारिक युद्ध ने हमें अपने बच्चों की संख्या आधी घटा दी और हम इसको युद्ध नहीं मान रहे। मैं तो जब इसको लोग सांस्कृतिक
पोल्यूशन कहते थे, तब से मैंने इसको सांस्कृतिक आतंकवाद कहना शुरू किया। मैं इसको कल्चरल टेररिज्म कहना शुरू किया है। तब मुझे लोग कहते थे सुरेश चौहान के एक्सट्रीमिस्ट है और इसलिए एक्सट्रीम बातें बोलता है, लेकिन ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये मुझे दूर का दिखता है और मैं पहले बोलने की हिम्मत करता हूं, निंदा की चिंता करे बिना, विरोध की चिंता करे बिना, इग्नोरेंस की चिंता करे बिना, लेकिन ये बोलते रहेंगे क्योंकि हम बोलेंगे तभी ये समाज जागेगा, ये सुदर्शन टीम का विश्वास है और इसलिए बोलते रहेंगे। अब केवल बोलने से होगा क्या? नहीं, तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हमको संकल्प लेना होगा, नई पीढ़ी में जाएंगे। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम सुदर्शन की तरफ से, वैसे जेन जी तो तात्कालिक शब्द है, लेकिन इसको हम किशोर कहते हैं, युवा कहते हैं, युवा की पहली अवस्था कहते हैं। कई क्रांतिकारी इस एज में हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की शपथ इसी एज में ली थी। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी जो गीता के ऊपर टीका लिखी है वो इसी एज में लिखी थी, बल्कि समाधि भी ली थी, संजीवन समाधि। ऐसे कई महापुरुषों, क्रांतिकारियों, साधु, संत, ऋषि, मुनियों के नाम लेंगे तो जैन जी थे, लेकिन आज का जैन जी केवल मैं तक सीमित है। यह भी मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि कल के बिंदास टॉक में मैंने पूछा कि आपके ऊपर अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप या देश, तो किसे चुनेंगे? तो कुछ लड़के और लड़कियों ने कहा कि हम अपने आप को चुनेंगे, देश को नहीं। हिंदुस्तान कितने वर्षों में? 80 वर्षों में तथाकथित स्वतंत्रता, जिसको मैं संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानता, ये सोच जिनके दिमाग में है वो आज गुलाम है उस वेस्टर्नाइजेशन के, विदेशी संस्कृति के, उस नैरेटिव के। और इसलिए देश या राष्ट्र, देश या मैं, अरे सुदर्शन का नारा तो राष्ट्र सर्वप्रथम है। हिंदुस्तान का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें से कभी ना कभी कोई ना कोई राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान नहीं हुआ हो, क्योंकि 10 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया है। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है। ये चुनौती ये बताती है कि आपके बच्चों के ऊपर आपका नहीं, विदेशी सोच का परिणाम है। और यूरोप में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। यूरोप का फर्टिलिटी रेट तो माइनस में चला गया है और इसलिए वहां पर घुसपैठियों का राज है। कुछ शहर ऐसे हो गए हैं जहां पर मूल निवासियों से ज्यादा घुसपैठ कर आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो जिन्होंने दुनिया पे राज किया, ऐसे यूरोपीय देश, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन में तो एक दिन में 1 लाख लोग घुसाए गए। तो इसका मतलब साफ है कि ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में चल रहा है। और ये करने के पीछे एक विचार है, गजवाए विश्व, गजवा हिंदुस्तान जैसे कहते हैं। हमने गजवाए स्पेन का नाम दिया, गजवाए अमेरिका का नाम दिया। ये सारा विचार चलाने वाले लोगों के विरुद्ध हमें भी युद्ध के नीति से उतरना होगा, साम दाम दंड भेद की नीति से उतरना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में, अच्छा दूसरी तरफ क्या स्थिति है? दूसरी तरफ आईवीएफ बढ़ रहे हैं। और मैंने तो करीब 5 वर्ष पहले इसी प्रांगण से कहा था, बच्चे भी एक व्यापार है। एक तरफ ये बच्चे पैदा नहीं हो रहे, दूसरे तरफ लैबोरेटरी से बच्चे मिलेंगे। मतलब आपको बच्चा कैसा चाहिए? गोरा चाहिए? कितना गोरा चाहिए? कैसे आंखों वाला चाहिए? नीली, घारी, काली, कैसा चाहिए? कितने हाइट का चाहिए? यूरोपियन चाहिए? अफ्रीकन चाहिए? बल्कि फिर होगा कि क्या आप बनाना चाहते हैं बच्चों को, आपका सपना क्या है, तो उसमें कौन सी जेनेटिक। इसका मतलब ये दूसरों के भ्रूण से आपको बच्चे मिलेंगे लैब से। अब मैं जब ये कहता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अभी अभी हमने इसके विरुद्ध एक शो की घोषणा की और दिल्ली में कुछ लैब पकड़े गए जहां पर भारतीय जोड़े ने, हिंदू जोड़े ने आईवीएफ किया और जो बच्चे पैदा हुए वो अफ्रीकन थे, निग्रो थे, काले थे। इसका मतलब भ्रूण बाप का नहीं था। धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने के लिए समाज को तैयार किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि 20 वर्षों से ज्यादा समय नहीं लगेगा कि जैसे आज बाजार में जाकर आप कुत्ता खरीद कर लाते हैं कि आपको कैसा कुत्ता अच्छा लगता है, ज्यादा बालों वाला, पूंछ वाला, ऊंचाई वाला, भौंकने वाला, न भौंकने वाला, न काटने वाला। बच्चे भी ऐसे कुत्तों की तरह जाकर बाजार से लोग लेकर आएंगे।
कुत्ते से भी तो प्रेम करते हैं, ऐसा लोग कहेंगे। अरे जब पशु दया है मतलब आप कुत्ते से प्रेम करो कहेंगे, लेकिन बच्चा पैदा मत करो भी कहेंगे। ये जो नैरेटिव हिंदुस्तान में सेट किया जा रहा है, आखिर इतनी ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, ये किसके लिए हम बना रहे हैं? ये ब्रिज किसके लिए बना रहे हैं? आम हिंदुस्तानी भी करीब 60% टैक्स देता है, किसके लिए दे रहा है? अगर ये कल ये देश किसी और के हाथ में सौंपना है, खुद होके गोली चलाए बिना, लड़े बिना, तो फिर अब तक के 10 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जो बलिदान मुगलों के विरुद्ध, ईरानियों के विरुद्ध, मंगोलियन के विरुद्ध, ब्रिटिशों के विरुद्ध, पोर्तुगीजों के विरुद्ध, जर्मन के विरुद्ध, फ्रांस के विरुद्ध, तमाम लुटेरे हिंदुस्तान में आए क्योंकि सोनिए की चिड़िया थी, और उन सब के विरुद्ध जिन्होंने बलिदान दिया, वो सब लोगों का बलिदान व्यर्थ जाएगा। हम ये बोलने वाली ये वही पीढ़ी है जिसके पास अंतिम अवसर है। अगर अगले 5-7 वर्षों में कुछ नहीं किया गया तो जो मुझे जानते हैं, मैं 2016 से 2029 की चेतावनी दे रहा हूं। आज हम 26 में बात कर रहे हैं, केवल 3 साल बचे हैं। आज इतना खतरनाक वर्तमान है कि 2029 की चेतावनी मुझे आंखों के सामने सच होती हुई दिख रही है। और अगर मानिए कि 5-7 साल आगे भी चली जाए तो समाज के इतिहास में 5, 10, 20 साल कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन उसके बाद ये इरिवर्सिबल हो जाएगी। आज मैं जब आपके सामने खड़ा हूं और पिछले वर्ष मैंने आपको संबोधित किया, इस बिटवीन मैंने एक पुस्तक लिखी, कैसे बने इस्लामी देश। मैं दर्शकों को कहूंगा, कैसे बने इस्लामी देश, ये पुस्तक बेचने के लिए नहीं बता रहा हूं, देश और आपका परिवार बचाने के लिए बता रहा हूं। इस पुस्तक को अमेजॉन पर 200 रुपए की पुस्तक आप 100 रुपए में लीजिए, 100 रुपए मैं दे रहा हूं। यहां तक कि आप जो किंडल वगैरह पर ई बुक रीड करते हैं उनको तो करीब फ्री के भाव में दे रहे हैं ताकि आप पढ़े। और इसके उपरांत अगर किसी को पुस्तक पढ़ना है लेकिन पैसे नहीं है तो फ्री देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे मैं कथावाचकों को अपील करता हूं, क्योंकि उपाय की दिशा में बात कर रहा हूं, जो कथावाचक देश भर में धर्म की कथाएं करते हैं, ध्यान रखना ऐसी कथाएं पाकिस्तान में भी होती थी, आज जो बांग्लादेश है वहां पर भी होती थी, लेकिन अब तो वहां पर अपने घर के अंदर की घंटी बजाना भी बैन है, क्योंकि पड़ोसी जिहादी कहता है कि तुम्हारे घर के अंदर बजाई गई घंटी भी मेरे इस्लाम को खतरे में डालती है और इसलिए तुम्हारे ऊपर हमले होते हैं, घर जलाए जाते हैं, बलात्कार होते हैं, लोगों का पलायन होता है। तो इसलिए आपको आज ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपको अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो ये पुस्तक का प्रतिदिन एक पाठ कराइए, लोगों को बताइए कि कैसे हमारा अपना पड़ोसी सारे जो देश है ये हमारे अपने देश थे। खास करके अगर मैं बात करूं, अफगानिस्तान तो 100 वर्ष से पहले भी हमारा था, लेकिन आज अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में है। 80 वर्ष पहले पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, लेकिन ये हाथ से कैसे चले गए, इसका पैटर्न 5 स्तरों पर मैंने उस पुस्तक में लिखा है। और उस 5 स्टेप्स में से हिंदुस्तान आज तीसरे स्टेप पर खड़ा है। चौथी स्टेप पर जब भी कोई देश गया दुनिया का, क्योंकि 58 देश इस्लामी बने, तो रिवर्स नहीं हुआ है। आज की सत्ता को, समाज को, साधु संत सैनिकों को मैं अपील करता हूं, हिंदुस्तान तीसरे से चौथी चरण की तरफ जा रहा है, स्टेप की तरफ जा रहा है। वहां जाने के बाद आप चाहकर भी वापस नहीं ला सकते ये इस्लामी बनने से, और इसलिए तीसरे चरण से इसको दूसरी चरण की तरफ लेकर जाना ये पीढ़ी ने किया, तो शायद अगली पीढ़ी दूसरे से पहले चरण की तरफ लेकर आएगी और पहले से उसको समाप्त करेगी। ऐसा हम कर सके, इसके लिए ईश्वर ने जो पुस्तक लिखवाने की क्षमता, बुद्धि और ज्ञान और सारी जानकारी दी, ये इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं और आपको इसे लेने की अपील करता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस पर अन्य मुद्दे रखने के बजाय अगले वर्ष भर तक हम जेन जी के साथ बड़े पैमाने पर देश भर में विभिन्न भाषाओं में चर्चा करेंगे, और इस विश्वास के साथ कि आज तक हमने जो जो मुद्दा हाथ में लिया, क्योंकि कल जब मेरा संबोधन खत्म हुआ, चर्चा थी, तो उन्हीं लड़कियों ने आकर मुझे कहा कि आज अगर आपके साथ हम बातचीत नहीं करते तो शायद हमारे जीवन की दिशा वही होती जो आज सुदर्शन की सीढ़ियां चढ़ने के पहले थी। लेकिन जब आपके साथ 1 घंटे की चर्चा करके निकले हैं तो ये लग रहा है कि हाँ, हम कुछ गलत सोच रहे हैं,
बल्कि उन्होंने सबने जाते समय मेरे से फोटो भी खींचे। 65 में से 60 लड़कियां बच्चे ना पैदा करने, शादी न करने की बात कर रही थी, वो सब जाते समय फोटो खींचकर जा रही थी और सहमति जता रही थी। अगर हम सुदर्शन के कैंपस में आने वाले बच्चों को वो भी स्पॉन्टेनियस अचानक तय कार्यक्रम में 100% बदल सकते हैं, तो हिंदुस्तान के कॉलेजों में जाएंगे, हॉस्टलों में जाएंगे, चौक चौराहे में जाएंगे और 100% बनाए रखेंगे। ये विश्वास व्यक्त करता हूं, संकल्प लेता हूं और इस तिरंगे के नीचे, इस भारत माता के सामने, महापुरुषों के सानिध्य में, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मूर्ति के नीचे खड़ा होकर आज तक जो संकल्प हमने लिया उसको पूरा किया है। क्योंकि हमारा ये भाषण नहीं, संकल्प होता है। मां भारती इसको लिए शक्ति देती है, वही शक्ति हमको पुनः मिले। इस प्रार्थना के साथ भारत माता की, भारत माता की।